बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें ताखीर ना करें, पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक इस वक्त पहुंच चुके। तमाम नजरें इस वक्त लाहौर पे जमी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त रवैया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत का इस वक्त रवैया है, बड़ा जारहाना हो गया है। एकदम से बड़ा जारहाना रवैया हो गया है। कल से पहले अगर देखा जाए और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीएम की जो दीगर जमातें हैं, इनके कारकुन और इनके रहनुमा इदारों के तकद्दुस का बड़ा उस वक्त दर्स दे रहे थे, बड़ा भाषण उस वक्त दिया जा रहा था कि इदारों का जी ख्याल करना है, इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी, इदारों का तकद्दुस आपने पामाल नहीं करना, किसी इदारे पे आपने उंगली नहीं उठानी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसी बात आती थी तो ये लोग दिफा के लिए खड़े होते थे, लेकिन एकदम से ये सारा रवैया इस वक्त तब्दील हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो नायब सदर भी है मुस्लिम लीग नून के, आज से अगर उन्हें एक दो दिन कबल देखा जाए तो वो भी इदारों के हवाले से बिल्कुल खामोश थी, लेकिन एकदम से वो भी अब गुस्से में आ गई है। साद रफीक साहब भी आ गए हैं, पीएमएलएन की दीगर जो क़यादत है वो भी आगे, लिबर्टी में जो कुछ हुआ वो भी सारे सब कुछ आपने देखा है कि कैसे इस वक्त इदारों पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे इस वक्त कैसे उन पे हमले किए जा रहे हैं, उन पे लफ्जी गोलाबारी जो है वो की जा रही है। अब इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात भी बड़े खतरनाक हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता था कि ये वजारत आला उनसे जानी है और वजारत आला जाने का मतलब ये है कि सिर्फ वजारत आला नहीं जानी बल्कि सब कुछ चला जाना, यानी कि पूरा जो पंजाब है वो चला जाएगा, उसके साथ उनके पास से सेंटर भी चला जाएगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी जगह पे इसकी चाहत जरूर है कि पंजाब की वजारत आला जैसा एक पुरकशिश होता उनके पास है, वजारत उज़्मा उनके पास है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो इस वक्त परेशानी है वो ऊपर बैठे, जो पीछे बैठे इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, दीगर जो पीडीएम के रहनुमा हैं, जो इस वक्त पीछे से, जिन्हें पता है कि उनकी सियासत को भी इससे कोई खतरा नहीं है, पंजाब में जो कुछ मर्जी होता रहे, पंजाब में जो मर्जी तबाही होते रहे, सेंटर के अंदर जो मर्जी महंगाई होते रहे, उन्हें कोई गर्ज नहीं है, ये जाने और पीएमएल एन जाने वो इस वक्त फोर्स कर रहे थे कि नहीं जी नहीं, आपने हुकूमत नहीं छोड़नी। हमजा शहबाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार थे, ये 22 जुलाई से पहले ही छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें छोड़ने नहीं दिया जा रहा। ये कर नहीं नहीं नहीं, छड़नी नहीं, हुकूमत नहीं छड़नी, किसी सूरत नहीं छड़नी, यानी कि पीछे से उन्हें ऐसे काबू किया हुआ था और उनके लगाम जो उनकी है वो उसकी भागदौड़ पीछे जो पीडीएम के रहनुमा है उनके पास, उनका नहीं नहीं इधर नहीं जाना, अच्छा बिल्कुल छोड़ने का सोचना ही नहीं है। और फिर ऐसा ही हुआ 22 जुलाई को जो कुछ आपने देखा। अब ये दोस्त मोहम्मद मजारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे ये एमपी बने, डिप्टी स्पीकर बने, बड़ा पुरकशिश ओहदा उन्हें दिया गया, लेकिन यही दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ये माइल हो गए पीएमएलएन की तरफ। इन्हें सिर्फ एक बात से गर्ज थी, इन्हें यह था कि उनकी डिप्टी स्पीकरशिप वो न जाए, बाकी जो मर्जी हो जाए पार्टी के लिए, पार्टी तबाह हो जाए, पीएमएलएन तबाह, कुछ उन्हें इस चीज से गर्ज नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक बात से गर्ज थी कि उनकी जो डिप्टी स्पीकरशिप है उसको कोई नुकसान ना आए। जब मुनहरिफीन हो गए, 25 मुनहरिफीन हो गए, तो उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब का ख्याल था कि अब हुकूमत पीएमएलएन के पास है, उनकी डिप्टी स्पीकरशिप इसी वजह से बच सकती है, वो पीएमएलएन के साथ उस वक्त रुझान कर गए। अब जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि पीएमएलएन अगर चली गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब तो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, उन्हें यकीन था कि वो अगर इस वक्त सरेंडर भी कर जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ भी दे दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुताबिक भी काम कर लें, तब भी माफ़ी उनको नहीं मिलनी है। और फिर उन्होंने यही किया कि चलो मुझे तो माफ़ी नहीं मिलनी है तो किसी तरीके से पीएमएलएन जो है उसको फेवर कर जाऊं। जिस तरीके से, जिस उजलत के साथ उस वक्त फैसला सुनाया गया, राजा बशारा साहब आगे से चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये आर्टिकल ऐसा नहीं है, इस आर्टिकल की ये तशरीह है, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब सुनने के वो नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और मैंने ऐसे कैसे कर दिया है। अब इल्जाम उन्होंने बराह रास्त लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट पे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान थे, जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहब सुमैद, उनका पहला सवाल यही था कि भाई आके हमें बताओ
कि कौन सी ऐसी तशरीह थी कि जिसे आप कह रहे हैं कि हमने उसकी डायरेक्शन दी है, कौन सा ऐसा पैराग्राफ है कि जिसको आपने पढ़ के सुना दिया और आपने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऐसे कहा था और ऐसे मैंने फैसला सुनाना है। तो डिप्टी स्पीकर साहब नहीं आए। अब डिप्टी स्पीकर साहब को बड़ा अंदेशा है कुछ, अब ये भी आ रहा है कि डिप्टी स्पीकर साहब मुल्क से बाहर ही ना निकल जाएं। उन्हें ये अंदेशा है कि उन्होंने जो कि गलत तशरीह की है वो उनके ऊपर बड़ी कोई कार्रवाई इस वक्त हो सकती है कल। इसी वजह से उन्होंने बहाना किया जी सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी की वजह से हम जी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। वो आज़ादाना घूम रहे हैं, हर जगह वो जा सकते हैं, असेंबली में आ सकते हैं, सारे फैसले कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते हुए इस वक्त उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब फंस चुके हैं। डिप्टी स्पीकर साहब को अब जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उन्होंने ये तशरीह किया, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे का हवाला दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है, अब ये उन्हें साबित करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक उन्होंने किया है। अगर तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ऐसा होता है तो लाजमी तौर पर डिप्टी स्पीकर साहब तो बच जाएंगे, और ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं इनका ये ख्वाब ही रह जाएगा कि हुकूमत हमने करनी है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी तशरीह करके और फौरी तौर पर उन्होंने 10 वोट रिजेक्ट किए हैं डिप्टी स्पीकर साहब ने, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब सबसे पहले जो इस वक्त फंस रहे हैं वो डिप्टी स्पीकर साहब बच रहे हैं, और ये चीखें कल से निकल रही है ना, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं, साद रफीक साहब कह रहे हैं, ये इस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब को बचाने के लिए हो रही हैं। ये प्रेशर डाला जा रहा है इस वक्त, इदारों के ऊपर इस वक्त दबाव दिया जा रहा है कि इदारे दबाव में कोई ऐसा फैसला ना कर जाएं कि जिससे उनका बहुत कुछ निकले, क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब पे अगर बात आएगी, डिप्टी स्पीकर साहब ने फिर अपनी वो कहते हैं ना कि बिल्ली के पांव जले थे तो उसने अपने बच्चे भी नीचे दे दिए थे। डिप्टी स्पीकर साहब पे बात आएगी तो डिप्टी स्पीकर साहब ने लाजमी तौर पर यह बताना है कि उन्हें किसने डायरेक्शन दी थी। उनकी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं आई थी, डायरेक्शन कहां से आई थी, डिप्टी स्पीकर साहब ने फौरी तौर पर यह बता देना है, क्योंकि जब उन्हें अपनी जान के लाले पड़ने तो उन्होंने ये पूरा कुछ बता देना। अब उस सब कुछ को छुपाने के लिए इस वक्त ये चीखों पुकार की जा रही है, ये शोर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी हमारे साथ तो जानिबदारी हो रही है, रिमार्क्स से जानिबदारी हो रही है। भाई रिमार्क्स से जानिबदारी कहां से हो गई? अभी तो इब्तदाई रिमार्क्स हैं वो चले हैं, उसके बाद चूंकि एक मुतनाज़ा मामला है तो वहां उनको सस्पेंड कर दिया गया है चौधरी परवेज हमजा शहबाज शरीफ साहब को, और उन्हें ये भी मैं समझता हूं कि उन्हें बड़ा एक फेवर इस वक्त दी गई है हमजा शहबाज को कि उन्हें अबूरी वजीर आला या यूं कह रहे ट्रस्टी, अब ट्रस्टी के लफ्ज़ पे इस वक्त लोग बड़े नाच रहे हैं, ट्रस्टी के लोग पे इस वक्त बड़े सीख पाए कि जी ट्रस्टी कैसे बना दिया है। ये ट्रस्टी कर देना भी मैं समझता हूं कि किसी हद तक उन्हें ओबलाइज कर दिया गया है, वगरना इस वक्त किसी गैर जानिबदार शख्सियत को ये ट्रस्टी बनाया जाना था। अबूरी वजीर आला जब तक कोई फैसला ना आ जाता, लेकिन ये बात जरूर है कि इस वक्त मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। डिप्टी स्पीकर साहब भी इस वक्त फंसते जा रहे हैं और उसके साथ वो किरदार भी अब फंसने वाले हैं कि जिन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब के साथ ये सारी गेम की है। बहरहाल क्या होगा कल के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, बड़ा कुछ इसके अंदर सामने आ जाएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अला निगहबान।